हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने चुंबक तब कर रहे थे। चुंबक तब में अपने पीछे पढ़ा था कृत्रिम और प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं और छड़ चुंबक के गुण धर्म क्या है। पिछले वीडियो को आपने पूरा देख लिया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज अपने चुंबक और चुंबकत्व से संबंधित कुछ और बातें पढ़ेंगे। चुंबकीय ध्रुवों में बल की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, भू चुंबकत्व किसे कहते हैं, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे और क्यूरी का नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है चुंबकीय ध्रुवों में बल। चुंबकीय ध्रुवों में बल, ये कूलाम का नियम, यानी चुंबकीय ध्रुव अपने छड़ चुंबक के गुण धर्म में पढ़ा था कि समान प्रकृति के जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसको कूलाम ने ज्ञात किया था, इसलिए इसे कूलाम का नियम भी कहते हैं। कूलाम का नियम भी कहा जाता है। कूलाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपने पास दो चुंबकीय ध्रुव है, एक चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य m1 है, दूसरे चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य अपने पास m2 है और इन दोनों के बीच की दूरी r है। अपने पास दो चुंबकीय ध्रुव हैं जिनकी ध्रुव प्राबल्य m1 और m2, इनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम के अनुसार इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो इनकी ध्रुव प्राबल्यों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिमाण मतलब अपने पास चाहे ये नेगेटिव है चाहे ये पॉजिटिव है, अपने को क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों समीकरणों से अपने पास F इज प्रोपोर्शनल आ जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, एक्चुअली में इसको डिटेल से किया जाए तो K लिखा जाता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ μ0 m1 m2 अपॉन अपने पास आएगा 4 पाई r स्क्वायर। μ0 क्या चीज़ है? μ0 जो है इसे निर्वात की चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। ये निर्वात की चुंबकशीलता या ये क्या कहलाती है, चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। μ0 का मान जो है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। μ0 का मान 4 पाई गुणा 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। यह निर्वात की चुंबकशीलता या निर्वात की क्या कहलाती है, चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। होती क्या है, किसी पदार्थ में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की जो क्षमता होती है उसे चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये अपने पास क्या है, F इज इक्वल टू क्या आ गया, μ0 m1 m2 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। यानी हवा या निर्वात में जब दो चुंबकीय ध्रुव रखे हुए हैं तो उनके मध्य ये बल लगता है। अगर अपने पास कोई माध्यम है, अगर इसके बीच में कोई माध्यम भर दिया जाए, इनके मध्य क्या है, माध्यम है, तो माध्यम में चुंबकीय बल का मान क्या हो जाएगा? माध्यम के लिए अपने पास Fm लिख देता हूँ, m फॉर मीडियम। Fm इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू m1 m2 अपॉन अपने पास आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये म्यू जो है ये भी चुंबकशीलता है, लेकिन ये किसकी है, माध्यम की। ये माध्यम की चुंबकशीलता है, माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में एक संबंध होता है। म्यू जो होता है इसका मान होता है μ0 μr आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाती है। म्यू इज इक्वल टू μ0 μr क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। अगर ये मान इसमें रख दिया जाए तो अपने पास माध्यम में बल का जो मान है, माध्यम में बल का मान अपने पास आ जाएगा Fm इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा μ0 μr m1 m2 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि अपने को मान कभी भी माध्यम की चुंबकशीलता का नहीं दिया होता, अपने को मान अगर दिया होगा तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का दिया होगा। तो अपने को फॉर्मूला इस रूप में लगाना होता है।
तो ये था अपने पास क्या, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य बल। अब आता है अपने पास छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? किसी छड़ चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य के परिमाण तथा प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ये अपने पास एक छड़ चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये इसकी प्रभावकारी लंबाई है 2L, इसका ध्रुव प्राबल्य +m होता है, इसका -m। अपने पास चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण बराबर अपने पास आ जाएगा, आघूर्ण बराबर एक ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य का परिमाण मैग्नीट्यूड लेना है, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव, अपने को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, इनटू प्रभावकारी लंबाई। चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल M से लिखते हैं, तो कैपिटल M इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एक ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य, अब इसको सिंपल M से लिखेंगे, इनटू अपने पास क्या आ जाएगा 2L। ये एक सदिश राशि है, यह एक क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी। अब इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा सदैव साउथ से नॉर्थ की ओर ली जाती है। यानी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा जो है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ ली जाती है। अगर ली जाती है तो इसका कोई नियम नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में इसको इसी तरह से लिया गया है और उसी रूप में अपने को लेना है। मतलब इसकी दिशा सदैव जो है वो किधर से किधर लेंगे, साउथ से नॉर्थ की ओर लेंगे। सदिश राशि है और इसका मात्रक अपने पास क्या आ जाएगा, मात्रक m का मात्रक अभी अपने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में अपने पास क्या था, पिछले वीडियो में इसका चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का मात्रक था एम्पियर इंटू मीटर, और ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अपने पास क्या है, मात्रक जो है इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास है क्या, छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये अपने पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर अगर एकांक उत्तरी ध्रुव रख दें, एकांक उत्तरी ध्रुव रखते हैं, तो ये एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा वो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अपने वेक्टर B से लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव पर जो चुंबकीय बल लगता है उस चुंबकीय बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है नाम का अपने को। तो चुंबकीय क्षेत्र एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी अपने पढ़ा था कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है वो अपने पास ये फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू अपने पास होता है μ0 m1 m2 अपॉन 4πr²। अगर अपने पास m1 बराबर m हो और m2 बराबर एकांक हो तो लगने वाला बल जो है F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा μ0 m अपॉन अपने पास आ जाएगा 4πr²। ये एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल हो गया, तो इसी बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर m ध्रुव प्राबल्य का कोई ध्रुव है जिस पर लगने वाला चुंबकीय बल F है
तो एकांक ध्रुव प्राबल्य पर लगने वाला चुंबकीय बल F/m हो जाएगा। इस F/m को अपने क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, F/m। B इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाता है, F/m, और इससे F अगर अपने को ज्ञात करना हो तो m इंटू बी हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है अपने पास कि एकांक ध्रुव पर या एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है, इसको चुंबकीय क्षेत्र भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक, जो चुंबकीय क्षेत्र के आपको मात्रक बताए थे, सारे के सारे वो इसके मात्रक है। अपने इसका एक मात्रक लिखा था न्यूटन/एम्पियर मीटर, वो यहीं से आता है। ये ध्रुव प्राबल्य है, ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होता है एम्पियर मीटर, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन/एम्पियर मीटर। एक आपको बताया था वेबर/मीटर स्क्वायर, एक आपको बताया था टेस्ला। ये इसके क्या है, मात्रक है। ये था अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब आता है अपने पास भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व क्या है? भूचुंबकत्व देखिए, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये अपने पृथ्वी जो है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी के चुंबकीय गुण को भूचुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है और पृथ्वी के चुंबकीय गुण जो है उसे क्या कहा जाता है, भूचुंबकत्व कहा जाता है। इसको पार्थिव चुंबकत्व भी कहते हैं। भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व भी कहते हैं। पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है और पृथ्वी के चुंबकीय गुणों को क्या कहते हैं, भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। अब इसकी पुष्टि कैसे होती है कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है? इसकी पुष्टि अपने क्या करते हैं, जब अपने छड़ चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। क्योंकि छड़ चुंबक जो है केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही विस्थापित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि छड़ चुंबक पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित होती है। और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण लग रहा है, पृथ्वी के कारण। पृथ्वी के कारण लग रहा है तो पृथ्वी किस तरह से व्यवहार करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये पुष्टि होती है किससे, जब अपने छड़ चुंबक को धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसका उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने से। दूसरा अपने पास है कि अगर अपने लोहे की छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर पृथ्वी में गाड़ दें तो कुछ समय पश्चात इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। क्योंकि लोहे में चुंबकत्व किसके कारण आता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण आता है। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में अपने किसी चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो वो चुंबक बन जाता है। अगर लोहे की छड़ चुंबक बन रही है, इसका मतलब लोहे की छड़ में चुंबकीय गुण आया तो इस पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा, और वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण लगा, पृथ्वी के कारण। इसका मतलब पृथ्वी जो है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। एक और अपने पास इसकी पुष्टि होती है, ये अपने पास ये पृथ्वी है, ये इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ है। अगर अपने किलकित चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके, यानी इस तरह से होती है सुई जो ऐसे भी गति कर सकती है, यानी ऐसे तो गति करती है, वो इस तरह से भी क्या कर सकती है, गति कर सकती है। ऐसी चुंबकीय सुई अपने क्या करें, पृथ्वी का एक चक्कर घुमाएं। जब उस चुंबकीय सुई को अपने विषुवत रेखा पर लेके आएंगे, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर यहाँ से चलेंगे तो ये विषुवत रेखा पर एकदम क्या होगी, क्षैतिज होगी। ठीक है, जैसे अपने नॉर्थ पोल पे जाएंगे ये क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। यानी इसका एक पोल नीचे की तरफ कौन सा पोल जाएगा, उत्तरी ध्रुव जाएगा। जब अपने इसका चक्कर लगा के यहाँ लेके आएंगे तो इसका साउथ पोल नीचे की तरफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट पोल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की तरफ होता है और पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है वो भौगोलिक दक्षिण की तरफ होता है। एक चीज और होती है कि पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव
और ये नॉर्थ पोल जो है ये संपातित नहीं होते हैं, यानी आपस में एक दूसरे को मिले हुए नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट का है। ये ज्योग्राफिकल जो अपने दिशा के हिसाब से लेते हैं। इन दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये चुंबकीय अक्ष है, पृथ्वी के चुंबक का चुंबकीय अक्ष है। ये भौगोलिक अक्ष है, ये भौगोलिक अक्ष है। इन दोनों अक्षों में 11.3 डिग्री का कोण होता है। ये जो दोनों अक्ष है, इन दोनों अक्षों के मध्य 11.3 डिग्री का कोण होता है। तो ये गुण ऐसे बताते हैं कि पृथ्वी जो है वो किस तरह से व्यवहार करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसलिए पृथ्वी के चुंबकत्व को क्या कहते हैं, भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। अब आता है अपने पास भूचुंबकत्व के अवयव। भूचुंबकत्व के अवयव एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। भूचुंबकत्व के अवयव क्या है? देखिए, भूचुंबकत्व किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है, मान लो अपने को जयपुर में पृथ्वी के चुंबकत्व की जानकारी प्राप्त करनी है, तो पृथ्वी के चुंबकत्व की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होगी, जिन राशियों की आवश्यकता होगी, उन राशियों को क्या कहते हैं? उन राशियों को भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। यानी अपने क्या करते हैं, अपने जैसे अपने पास कोई पॉइंट अपने को ड्रॉ करना है तो उसके लिए अपने को निर्देशांक चाहिए होते हैं। उसी तरह से निर्देशांक अपने को पता है तो अपने उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। उसी तरह से क्या होता है, किसी भी स्थान पर भूचुंबकत्व का अगर मान ज्ञात करना है तो कुछ राशियों की आवश्यकता होती है। जिन राशियों की सहायता से अपने क्या करते हैं, भूचुंबकत्व का मान ज्ञात कर सकते हैं, उन राशियों को क्या कहते हैं? भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। ये तीन होते हैं। दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण, दूसरा होता है नति कोण या नमन कोण, नति कोण या नमन कोण, और तीसरा अपने पास होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये तीन ऐसी राशियां हैं, इनकी अगर अपने को जानकारी हो तो अपने किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का मान ज्ञात कर सकते हैं। नमन कोण या नति कोण के बारे में एक विशेष जानकारी बता देता हूं, क्वेश्चन आ सकता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, चाहे वो दक्षिण ध्रुव है चाहे उत्तरी ध्रुव है। ध्रुवों पर नमन कोण या नति कोण का मान जो है वो 90 डिग्री है। विषुवत रेखा पर नमन कोण जो है, नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0, ये याद रखना, सीधा क्वेश्चन आ जाता है ये। ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान जो है वो 0 डिग्री होता है। ये फैक्ट है, आपको इसी तरह से याद रखना है। तो ये था अपने पास क्या, भूचुंबकत्व क्या है, यानी पृथ्वी क्या करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और पृथ्वी के चुंबकीय गुणों को क्या कहा जाता है, भूचुंबकत्व कहा जाता है। अब अपने पास आता है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, चुंबकीय पदार्थों के प्रकार के बारे में अपने को पढ़ना है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण फैराडे ने किया था। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण जो है वो किसने किया, फैराडे ने किया था। फैराडे ने प्रायोगिक आधार पर यह बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और उन चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को अपने कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। तो फैराडे ने चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला अपने पास है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं
जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कह लेते हैं। उदाहरण याद रखें इनके, क्योंकि सीधा क्वेश्चन उदाहरण से पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अपने पास है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हवा, पानी, पारा, सोना, चांदी, ये अपने पास क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण अपने पास है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हवा, पानी, पारा, सोना, चांदी, ये अपने पास उदाहरण है इसके। अब आता है अपने पास अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अल्प बल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं। अल्प बल से चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र इनको क्या करता है, आकर्षित करता है। इनको प्रतिकर्षित कर रहा था, इनको आकर्षित करेगा, लेकिन बल जो होता है वो क्या होता है, अल्प होता है। यानी अल्प बल के द्वारा ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इनके उदाहरण अपने पास है सोडियम, कैल्शियम, अपने पास सोडियम, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, ये अपने पास इसके क्या होते हैं, उदाहरण है। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अल्प बल के द्वारा क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं। अब आता है अपने पास तीसरा, लो चुंबकीय पदार्थ। लो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? लो चुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रबल बल से आकर्षित होते हैं। प्रबल बल से आकर्षित, यानी इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस होता है वो तीव्रता का होता है। ये अल्प बल से आकर्षित होते हैं, ये प्रबल बल से आकर्षित होते हैं। इनके उदाहरण अपने पास है लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, ये इनके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद रखिए, कई बार एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित पदार्थों में से लो चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, या निम्नलिखित पदार्थों में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, या निम्नलिखित पदार्थों में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो उदाहरण इनके अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये था पदार्थों का वर्गीकरण। अब आता है अपने पास क्यूरी नियम। क्यूरी नियम, क्यूरी नियम किसे कहते हैं? देखिए, क्यूरी एक साइंटिस्ट थे। क्यूरी ने क्या बताया था? क्यूरी ने अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया और एक नियम दिया जिसे क्यूरी नियम कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के साथ कैसे बदलती है, इसके लिए एक नियम दिया गया था। किसके द्वारा? क्यूरी के द्वारा, जिसे अपने क्या कहते हैं, क्यूरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, 1/परम ताप। यानी अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो उनके परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति को काई से लिखते हैं, इसको बोलते हैं काई। काई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। काई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C/T। जहाँ ये एक संबंध आ गया, ये क्यूरी का नियम है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। C क्यूरी नियतांक कहलाता है। C जो है वो क्या है, क्यूरी नियतांक है। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आती है, मात्रक, C का मात्रक।
क्यूरी नियतांक का मात्रक, C का मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है, क्योंकि ये चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो मात्रक रहित होती है। ये परम ताप है तो इसका मात्रक केल्विन, इसका भी केल्विन, तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा तब भी मात्रक रहित होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। C का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। अब एक साइंटिस्ट था वाइस ने क्या किया, लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन किया। वाइस ने क्या किया, लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन किया वाइस ने, और उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया कि लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर कैसे निर्भर करती है। इसे क्यूरी-वाइस नियम कहते हैं, क्यूरी-वाइस नियम कहते हैं। क्यूरी-वाइस नियम क्या है, लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई जो होती है, काई बराबर होता है C/T-TC। ये ताप पर इस तरह से डिपेंड करती है। लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई जो होती है वो किसके बराबर होती है, C/T-TC। अब C तो क्यूरी नियतांक, T उस लो चुंबकीय पदार्थ का क्या हो गया, परम ताप हो गया। TC जो है, TC क्यूरी ताप कहलाता है, TC लो चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी ताप कहलाता है। अब परिभाषा इसकी भी इम्पोर्टेंट है, क्यूरी ताप किसे कहते हैं, क्यूरी ताप क्या है। क्यूरी ताप किसी लो चुंबकीय पदार्थ का वह ताप, लो चुंबकीय पदार्थ का वह ताप जहां तक, लो चुंबकीय पदार्थ का वह ताप जहां तक वह लो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है, लो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है। यानी क्यूरी ताप क्या होता है, किसी लो चुंबकीय पदार्थ का वह ताप होता है जहां तक वो कैसा गुण प्रदर्शित करता है, लो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है, और उससे ऊपर ताप होते ही वो किस में बदल जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। तो किसी लो चुंबकीय पदार्थ का वह ताप जहां तक वह लो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है तथा जिससे अधिक ताप पर वो अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। अब क्यूरी ताप कुछ पदार्थों के नियत ताप हैं, ये याद रखने हैं। लोहे का क्यूरी ताप, लोहे का क्यूरी ताप, लोहे का क्यूरी ताप TC जो है वो 1043 केल्विन है। लोहे का क्यूरी ताप 1043 केल्विन है। कोबाल्ट का TC क्यूरी ताप TC, कोबाल्ट का अपने पास है 1394 केल्विन, कोबाल्ट का होता है 1394। निकल का क्यूरी ताप जो है वो है 631 केल्विन। ये याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से लोहे का क्यूरी ताप क्या है, या निम्नलिखित में से कोबाल्ट का क्यूरी ताप क्या है, या निम्नलिखित में से निकल का क्यूरी ताप क्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूरी ताप होता क्या है, वह ताप जहाँ तक वो पदार्थ जो है वो लो चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करता है और जिससे अधिक ताप पर वो अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। तो ये था अपने पास चुंबक और चुंबकत्व। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको कहीं भी समस्या लगे आप मुझे कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने चुंबक और चुंबकत्व आपको इतना करवाया है, मेरे हिसाब से आपके लिए ये सफिशिएंट है। फिर भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़नी हो तो इसी चैनल में अपने प्लेलिस्ट में जाइए, एक प्लेलिस्ट में चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ से अपने पास एक टॉपिक है, आप पूरी डिटेल कर सकते हैं। उसके अंदर चुंबक और चुंबकत्व के बारे में और चुंबकीय पदार्थों के बारे में पूरी डिटेल की हुई है, लेकिन आपके लिए इतना सफिशिएंट है, इतना कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेलेक्ट हों, ये मेरा भगवान से आपके लिए आशीर्वाद है। थैंक यू।